मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, 12th क्लास। कैसे हैं आप सब। मैंने आपको राइटिंग सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट में उसमें डिस्कशन किया हुआ है। लगभग नियर अबाउट 10 प्रकार के उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ा दिए हैं और उन 10 काइंड्स में से आपको 1 बाय 1 उनकी प्रैक्टिस जो है वो लगातार घर पे जारी रखनी है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने आपको जो पढ़ा रखा है वो रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन, यहाँ तक का कोर्स लगभग ये हाफ कोर्स माना जाता है राइटिंग सेक्शन का, यानी कि 3rd और 4th क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू पेपर। तो अब जो विचार मन में आया है कि हम अब जो स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट बुक हमको लेनी है। तो इसमें 2 किताबें हमारी 12th लेवल में हैं, विस्तास और फ्लेमिंगो, जिसमें हम पहला जो आज बुक स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक, उसमें हम फ्लेमिंगो स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि उसका जो पहला चैप्टर है उसका जो टाइटल है थोड़ा सुनने में अजीब लगता होगा। पहला चैप्टर है और फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है, उसका जो टाइटल है वो है द लास्ट लेसन। ये थोड़ा अजीब आपको फील आ रहा होगा कि पहले चैप्टर का जो टाइटल है वो द लास्ट लेसन लिखा है, ठीक है ना। द लास्ट लेसन इज ऑल्सो रिटन बाय अल्फोंसो डाउडेट। ये जो स्टोरी है टोटल, ये आपकी स्टोरी जो सेट की गई है 1870 और 1871 के, जब वन द फ्रांस एंड पर्सिया, जब उन फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था उस टाइम की सेट स्टोरी है ये। और जो ये अल्फोंसो डाउडेट ने स्टोरी के बारे में लिखा है, उस टाइम पे जब एकीकरण हुआ था, कई सारे ऐसे राष्ट्र थे, उन राष्ट्र में यानी कि जब फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ था 1870 और 1871 के बीच में 1 साल युद्ध चला, तो उस टाइम पे कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जिसको लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और व्हाट इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर, इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके बारे में पूरा का पूरा ट्रांसलेशन इधर पे आज मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत जितना हम ले पाएंगे चैप्टर को। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंसो डाउडेट। और दूसरा सेट कब किया गया है लेसन को, सबसे टॉप में आपको जो लिखा है इधर आप देखिए, इसको थोड़ा डिस्कस में करूँगा। इसमें क्या लिखा है, अल्फोंसो डाउडेट 1840 टू 1897, यानी कि अल्फोंसो डाउडेट का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1840 से 1897, यानी कि उसकी मृत्यु की डेट है, ठीक है ना। 1840 में जन्म एंड 1897 में डेथ डेट। वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कौन? अल्फोंसो डाउडेट जो हैं फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेजेज ऑफ फ्रांको पर्सियन वॉर। फ्रांको पर्सियन मैंने फ्रांस और पर्सिया के युद्ध के दौरान 1870 यानी कि 1870 और 1871 1 साल ये युद्ध चला, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें क्या हो गया था, फ्रांस हार चुका था बाय पर्सिया, यानी कि पर्सिया ने उसको हराया था। और पर्सिया का जो शासक था उस टाइम पे, जिसको लीड किया था पर्सिया को, कौन था वो? बिस्मार्क था। बिस्मार्क ऑल्सो कॉल्ड अ जगलर, इसको एक जादूगर भी कहा जाता है। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो पर्सिया ने क्या कर लिया था, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया और कुछ ऑस्ट्रिया के जो पार्ट्स हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन, ये जो कहानी है, इस कहानी में क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्टों को पड़ा। कौन से डिस्ट्रिक्ट थे वह? फ्रांस तो हार गया था, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, अल्सेस एंड लॉरिन, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अल्सेस एंड लॉरिन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड। किसके हाथ में चले गए थे? पर्सिया के हाथों में चले गए थे, ठीक है, गुलाम बना लिया था, इंस्लेव्ड कर दिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, और उस युद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव स्कूल पर क्या पड़ा उसके बारे में हमको ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर दिया गया है उस पर आधारित है, ठीक है ना। तो हम इसको आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, ठीक। और कुछ वर्ड्स आपको इधर बार बार इधर टॉप में जो स्टार्टिंग में दिए दिए हैं, इन ग्रेट रीड ऑफ लिखा है, ठीक है ना। ये आपको बीच बीच में जब जब यूज़ होंगे चैप्टर में आपको मैं इसको बताते रहूँगा, ठीक है ना। थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहे हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई इज़ अ साइलेंट करेक्टर है, यहाँ पर अभी आई क्या है, साइलेंट करेक्टर है, क्योंकि आई का अभी हमारा नो इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारा परिचय आई का हमारे साथ अभी नहीं हुआ, यानी कि आई क्या है अभी अननोन, एक क्या है अननोन करेक्टर यहाँ पर आई है, ठीक है ना। हम आई को आई लेके चलेंगे जब तक ये आई क्लियर न हो, ठीक है ना। क्या लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह में जो था स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट था, कहता है आई।
आई इज मैंने बोला अननोन करेक्टर, आई को आई की ओर लेके चलना है, ठीक। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड आई वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। देखो फर्स्ट वर्ड इन ग्रीड, एक इन ग्रेट ड्रीड ऑफ लिखा है, यानी कि इन ग्रेट फियर एंड एंजाइटी यू कैन से, यानी कि गहरी चिंता और उत्सुकता, भय जिसको कह सकते हो। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का इंग्लिश मीनिंग क्या है? इन ग्रेट फियर एंड एंजाइटी। हिंदी मीनिंग क्या है? गहरी चिंता और उत्सुकता, भय जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है ना। यानी कि मैं जब सुबह सुबह स्कूल को चला था, यानी कि स्कूल के लिए बहुत लेट था आई, और बहुत ज़्यादा भयभीत था, चिंतित था, बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, बहुत ज़्यादा भय इसके मन में था। क्यों था भय मन में बहुत ज़्यादा? क्योंकि लेट था स्कूल के लिए आई मैंने करेक्टर। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन एस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम एम एल जो उनका टीचर था आई का, वो आज क्या पूछने वाले थे? पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे, ठीक है ना। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दम। अब ये कहते हैं, आई कहते हैं कि मुझे पार्टिसिपल का तो कोई एक शब्द भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट मैंने कुछ क्षणों के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, मैंने सोचा कि मैं अपना दिन जो है कहीं बाहर बिताऊं, यानी कि फॉर अ मोमेंट कुछ क्षणों के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं यहाँ से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और यानी कि आउट ऑफ डोर्स का मतलब स्कूल में जाऊं, कहीं बाहर अपना दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा क्या था? चमकीला था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिन था, ठीक है ना, गर्म दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षियाँ जो हैं वो पेड़ों के ऊपर बैठकर चहचहा रही थी। चिरपिंग्स लिखा है CHIRPING, वर्ड्स मीनिंग भी नोट करते जाना है। CHIRPING, चिरपिंग, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हो जो CHIR इसके नीचे, ठीक है ना, ये वर्ड क्या है? इसका मतलब क्या होता है? चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि पेड़ों के किनारे पर बैठकर, पेड़ों पर बैठकर क्या कर रही थी? पक्षियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और पीछे जो है कहाँ? फील्ड से वापस आ रहे थे। कौन? सॉमिल्स, यानी कि जो लकड़ी का कारखाना होता है, उस कारखाने से वापस आ रहे थे होते हुए। कौन? पर्शिया के जवान जो हैं, ड्रिलिंग करने के बाद। ड्रिलिंग मैंने अभ्यास, युद्धाभ्यास भी कह सकते हो ड्रिल को आप, ठीक है ना। ड्रिल मैंने कुल मिला के अभ्यास हुआ, ठीक है ना, यानी कि एक्सरसाइज जिसको कह सकते हैं, उससे वापस लौट रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब जो आई कहता है वो कहता है कि मेरे लिए जो ये उनका वापस आना था, पर्शिया के जवानों का ड्रिल करके वापस आना था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, टेम्प्ट था, यानी कि बहुत आकर्षित करने वाला था। यानी कि मुझे ऐसा लगता था कि लुभावनी चीज़ ये है मेरे लिए, यानी कि मैं ड्रिल करता अच्छा था मेरे लिए इसको देखना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरी टू ऑफ टू द स्कूल। लेकिन कहता है कि मैंने रेसिस्ट किया, यानी कि प्रतिरोध किया, और आगे बढ़ने से जो चीज़ मुझे रोक रही थी उसका मैंने विरोध किया, और जितनी शक्ति मुझ में थी उतनी शक्ति से मैंने स्कूल जाने का प्रयास किया, यानी कि रास्ते में भी आसने रास्ते में पहुंचा है। वन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, कहते हैं कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में मैंने देखा, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जहाँ पर क्या है, बुलेटिन बोर्ड से क्या आती हैं? जैसे खबरें आती हैं, यानी कि जहाँ पर कोई ऐसे न्यूज़ लिखे रहते हैं उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूजेज हैड कम फ्रॉम दियर, देखो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यानी कि पिछले 2 सालों से सारी खराब खबर जो है उस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, ठीक है ना। जैसे कौन सी खबर आती हैं? द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का, लड़ाई का हारना, ठीक है ना। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और दूसरा क्या है? जैसे युद्ध का हारना है, और क्या है? कमांडिंग ऑफिसर्स का आदेश है, ठीक है ना। ये सब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा रहता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप के बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि ये कहता है कि लड़ाई का हारना, किसी बड़े अधिकारी के आदेश हैं, मैंने बिना रोके सोचा, कहता है कि अब क्या कारण हो सकता है, और व्हाट आई कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि क्या मामला ऐसा हो सकता है कि बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ सारी है, ठीक है ना। फिर कहता है देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहा है, यानी कि तभी जैसे ही मैं तेज चल रहा था, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, ये कहता है कि जैसे ही मैं तेज चल रहा था, एक लोहार जो है, वेटचर नाम का लोहार, जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहा था, ठीक है ना। क्या काम कर रहा था? लोहार है, वेटचर नाम का लोहार है, ठीक है ना। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, यानी कि उसने बुलेटिन बोर्ड को पढ़ा और बुलाया मुझे, ठीक है ना। उसने बुलेटिन बोर्ड को पढ़ा और मुझे बुलाया। कॉल्ड आफ्टर मी लिखा है। डू नॉट गो सो फास्ट, यानी कि इतनी जल्दी मत जाओ। बब, बब का मतलब होता है बच्चे,
यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि स्कूल के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा, तुम्हें अपने स्कूल के लिए बहुत सारा समय मिलेगा, इतनी जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि जो वो वॉचर था यानी कि जो लोहार था मेरे ऊपर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। अब ये कहता है कि मुझे तो लगा कि वो वॉचर जो है वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा था। तो मैं क्या चाहता था कि जितना ही जल्दी हो सकता था एम हैमल तक मुझे पहुंचना था। एम हैमल का मतलब क्या है, उनका टीचर है, कहने का मतलब क्या है, अपने डेस्क तक पहुंचना था उसको, ठीक है ना। यानी कि एम हैमल की नज़र में आए हुए छोटे से बगीचे से होते हुए बिना किसी नज़र में आए हुए मैं स्कूल पहुंचना चाहता था। ऐसा किसको लगता है, मिस्टर फ्रेंच को लगता है, ठीक है ना। एक बार दोबारा इसको इंग्लिश टू इंग्लिश देख लेना, ठीक है ना। क्या कह रखा है, मिस्टर आई वॉज लेट दैट मॉर्निंग वेरी लेट दैट मॉर्निंग वेरी मच दैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, वो लेट था। एंड ऑल्सो ही वॉज मच ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग स्पेशली मिस्टर एम एम एल, बिकॉज एम एम एल ऑल्सो would be questions upon the participle, and I not knowing any words about the participle, he also trying to spend out of the day out of the doors because the day was very warm and so bright. The birds also chirping at the edge of the woods, forest you can say, plant you can say, tree you can say. The open fields also, the Persian soldier coming back from the drillings, and it is also much tempting for the eye. But he also resisted his strength and hurried off to school. When he also passed the town hall, he saw a big crowd in front of the bulletin board. And because the bulletin board 2 years back, all the bad news, all lost battles, just like the orders of commanding officers. But without his stopping, what can be matter now? He also think about it. He find out the blacksmith watcher also reading at the bulletin board. Then he called to me and said that, do not so fast, bub, you have plenty of time. I thought he was also fun and poking on me. Then I just thought I want to reach MML little garden out of the breath, यानी कि मैं बिना MML के नज़र में आए हुए वहाँ तक पहुँचना चाहता था। आपको कहाँ तक देखना है आज, ब्रीथ तक का देखना है, यानी कि ब्रीथ इधर तक हमने पढ़ाया है, इसको ठीक से आपने ट्रांसलेशन को देखना है, ठीक है ना। और यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और जो हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा उसकी ट्रांसलेशन कॉपी बनेगी, और जो वर्ड मीनिंग की कॉपी प्लस क्वेश्चन आंसर की कॉपी होगी वह फेयर कॉपी में करने हैं। और वर्ड मीनिंग जो है आपको फेयर कॉपी में करने हैं, ट्रांसलेशन के लिए अलग कॉपी बनेगी, एक हिंदी ट्रांसलेशन की भी कॉपी बनानी है आपको। और दूसरा आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर हैं और वर्ड मीनिंग है इनको मैं बताऊंगा यहाँ से। वर्ड मीनिंग आपको पढ़ाते समय नोट करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है उनकी पूरी सीट में यहाँ से भेजूंगा। तब तक आप क्या करना है, आपको आज इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके अलग से ट्रांसलेशन की कॉपी बनानी है, ठीक। और वर्ड मीनिंग भी स्टार्ट करनी है दूसरी कॉपी में जो स्कूल की फेयर कॉपी है, ठीक। और जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको जब चैप्टर हमारा फाइनल हो जाएगा तब मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है ना। तब तक आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा इसका ट्रांसलेशन देखने का प्रयास करना है, ठीक है ना।